क्या एक साफ सुथरे और स्वस्थ पर्यावरण का आपका मौलिक अधिकार आपसे छीना जा रहा है? आज हम पर्दा उठाएंगे भारत के एनवायरमेंटल लॉ के हर पहलू से। नमस्कार दोस्तों, एलएलबी स्टूडेंट अड्डा में आपका स्वागत है। आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हम एनवायरमेंटल लॉ यानी पर्यावरण कानून को बिल्कुल शुरू से समझेंगे, वेदों के सिद्धांतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आज तक के बड़े फैसलों तक। ये आपके एलएलबी एग्जाम्स के लिए वन स्टॉप गाइड होने वाली है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम भारत की प्राचीन सोच से शुरू करेंगे, फिर संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को जानेंगे, देश के बड़े एनवायरमेंटल एक्ट्स को समझेंगे, अदालतों के ऐतिहासिक फैसलों पर नजर डालेंगे और आखिर में एक क्विक रिवीजन और Q&A करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में पर्यावरण को बचाने की सोच आई कहाँ से। ये कोई नई बात नहीं है, इसकी जड़ें हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति में हैं। आइए इस सफर को देखते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कानून की भाषा में एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के मुताबिक इसमें सिर्फ पानी, हवा और ज़मीन नहीं आते, बल्कि इन सब के बीच जो इंटर रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, और फिर इन सब का इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और हमारी संपत्ति के साथ जो रिश्ता है, वो सब कुछ एनवायरनमेंट है। मतलब ये एक बहुत ही वाइड डेफिनेशन है। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए, ये आपको पूरी कहानी बता देंगी। एक तरफ है प्राचीन भारत, जहाँ प्रकृति यानी नेचर की पूजा होती थी। वेदों में, अर्थशास्त्र में प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने की बात कही गई है। जंगल काटने पर सजा थी। और दूसरी तरफ है औपनिवेशिक भारत यानी ब्रिटिश रूल, जिसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ शोषण पर था, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने पर। उनका 1927 का फॉरेस्ट एक्ट जंगलों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उनसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू और लकड़ी निकालने के लिए था। तो ये बदलाव आया कैसे? वैदिक सिद्धांतों से एक्सप्लॉयटेशन के दौर तक तो हम आ गए, लेकिन फिर 1972 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, UN स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर जागी और भारत भी जागा। इसके ठीक बाद 1976 में हमने 42nd अमेंडमेंट से पर्यावरण को संविधान में जगह दी और फिर 1986 में बनाया देश का सबसे बड़ा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। चलिए अब सीधे चलते हैं भारत के सर्वोच्च कानून हमारे संविधान के पास और देखते हैं कि वो हमारे पर्यावरण को बचाने की क्या गारंटी देता है। ये 3 आर्टिकल्स पर्यावरण कानून की रीढ़ की हड्डी हैं। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिनिटी भी कहते हैं। पहला आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में जीना है। दूसरा आर्टिकल 48A, जो स्टेट यानी सरकार को निर्देश देता है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे। और तीसरा आर्टिकल 51AG, जो इसे हम सब यानी हर नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी बनाता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। संविधान ने तो फाउंडेशन रख दिया, लेकिन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए हमारी संसद ने समय समय पर कई पावरफुल कानून बनाए हैं। आइए इन लीगल वेपन्स पर एक नज़र डालते हैं। ये टाइमलाइन आपको एग्जाम के लिए जरूर याद रखनी है। देखिए ये कानून कैसे एक के बाद एक आए। सबसे पहले 1972 में जानवरों को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फिर 1974 में पानी को बचाने के लिए वाटर एक्ट, 1980 में जंगलों के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1981 में हवा के लिए एयर एक्ट और फिर 1986 में इन सब को एक साथ लाने वाला द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। 1986 के इस एक्ट को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एक छाता आपको हर तरह की बारिश से बचाता है, वैसे ही ये कानून पर्यावरण के हर पहलू को कवर करता है। ये भोपाल गैस त्रासदी के भयानक हादसे के बाद बनाया गया था, ताकि पुराने कानूनों में जो भी कमियां थीं उन्हें दूर किया जा सके। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स देता है। कानून तो बन गए, लेकिन उन्हें असली ताकत और मतलब दिया हमारी अदालतों ने, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे लैंडमार्क केसेस जिन्होंने भारत में पर्यावरण न्याय की परिभाषा ही बदल दी। ये केस देखिए, तमिलनाडु में चमड़े की फैक्ट्रियों ने पूरी की पूरी पलार नदी को जहरीला कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने 2 जबरदस्त प्रिंसिपल लागू किए। पहला, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, मतलब जो प्रदूषण फैलाएगा वही उसकी भरपाई करेगा। और दूसरा, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, मतलब हमें नुकसान होने का इंतजार नहीं करना है, अगर नुकसान का खतरा भी है तो पहले ही एक्शन लेना होगा। इस केस ने तो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल को और भी मजबूत कर दिया। हुआ ये कि राजस्थान के एक गांव में केमिकल फैक्ट्रियों ने जमीन और पानी को पूरी तरह बंजर बना दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उन पर भारी जुर्माना लगाया बल्कि ये भी कहा कि तुम्हें ही इस इकोसिस्टम को वापस ठीक करके देना होगा। इसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत कहते हैं, जहां कोई बहाना नहीं चलता। और ये है मशहूर डून वैली केस। देहरादून की खूबसूरत वादियों में लाइमस्टोन की खुदाई से पर्यावरण तबाह हो रहा था। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल था, डेवलपमेंट या एनवायरनमेंट। कोर्ट ने साफ कहा कि आर्टिकल 21 के तहत लोगों का एक स्वस्थ पर्यावरण में जीने का अधिकार किसी भी कमर्शियल इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा बड़ा है और माइनिंग को रोक दिया। और अब बात करते हैं सबसे लेटेस्ट और गेम चेंजिंग फैसले की। इसी साल 2024 में एमके रंजित सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के बुरे प्रभावों से बचने का अधिकार भी आर्टिकल 14 और 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अब हम बात करेंगे उस मॉडर्न मशीनरी की जो इन कानूनों को लागू करवाती है, और साथ ही देखेंगे कि ग्लोबल स्टेज पर भारत का क्या रोल है। 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की स्थापना हुई। ये एक स्पेशल कोर्ट है। इसकी खासियत क्या है? पहली, ये एनवायरमेंटल केसेस को फास्ट ट्रैक करती है। 6 महीने के अंदर फैसला देने का लक्ष्य होता है। और दूसरी, इसमें जजों के साथ साथ एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं ताकि फैसला सिर्फ कानून पर नहीं, साइंस पर भी आधारित हो। भारत सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक जिम्मेदार देश है। हमने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन से लेकर पेरिस एग्रीमेंट तक कई बड़ी ग्लोबल ट्रीटीज पर साइन किया है। ये दिखाता है कि हम ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस से निपटने के लिए पूरी दुनिया के साथ खड़े हैं। चलिए, तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और कुछ जरूरी सवालों पर भी नजर डालते हैं। ये स्लाइड आपके लिए गोल्ड माइन है। इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ये आपका 1 पेज रिवीजन चार्ट है। देखिए, नीले रंग में संविधान के प्रोविजंस, हरे रंग में सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स और लाल रंग में कोर्ट के प्रिंसिपल्स, सब एक ही जगह पर हैं। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। अब एक रैपिड फायर Q&A। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 मुख्य सिद्धांत क्या हैं? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल और इंटरजेनरेशनल इक्विटी यानी आने वाली पीढ़ियों का भी हक है। आर्टिकल 21 का एनवायरनमेंट से क्या कनेक्शन है? राइट टू लाइफ में ही राइट टू अ हेल्दी पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट शामिल है। एनजीटी का मेन काम क्या है? एनवायरमेंटल केसेस का स्पीडी डिस्पोजल करना। और क्रिमिनल लॉ में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कहाँ है? आईपीसी के सेक्शन 268 यानी पब्लिक न्यूसेंस और 277 यानी पानी गंदा करने जैसे सेक्शंस। तो हमेशा याद रखिए, एक साफ सुथरा पर्यावरण कोई लग्जरी नहीं, ये आपका मौलिक अधिकार है। और इस अधिकार को बचाने की सबसे बड़ी ताकत आपका ज्ञान है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए एलएलबी स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।